गुड इवनिंग बच्चों। एक बार फिर मैं आ गया हूँ आपको पढ़ाने के लिए, आपको कुछ समझाने के लिए। और हमें पढ़ना और समझना क्या है बच्चों, ये तो आप जान ही रहे हैं। हम लोग क्लास 9th की हिस्ट्री को फॉलो कर रहे हैं, एनसीईआरटी बुक, और चैप्टर है सेकंड, सोशलिज्म एंड द रशियन रिवॉल्यूशन। बच्चों इसका पार्ट 1 एक इंट्रोडक्टरी वीडियो मैंने कल आप लोगों को सेंड किया है यूट्यूब पे, और हम लोगों ने जो समझा कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन की वजह से पूरे यूरोप में और यूरोप के अलावा और विश्व में किस तरह के चेंजेस आए, इसका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन हम लोगों ने कल समझा। और जब हम ये चीज़ पढ़ रहे थे लाइन बाय लाइन, तो 3 टर्म्स हमारे सामने आई थी, कंजर्वेटिव्स, लिबरल्स और रेडिकल्स। आज के वीडियो में आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा बच्चों, हम इन 3 टर्म्स को समझेंगे। 1.1 लिबरल्स, रेडिकल्स एंड कंजर्वेटिव्स। बच्चों ये कौन थे, ठीक है, इनकी क्या आइडियोलॉजी थी, क्या व्यूज़ थे इनके, और क्या रोल था, ये सब सारी चीज़ों को हम लोग 1 बाय 1 समझेंगे। वैसे इस चैप्टर में हम लोगों को मेन चीज़ समझना है सोशलिज़म। ये सोशलिज़म क्या होता है ना। और ये एक विचारधारा थी, और किस तरह से ये विचारधारा, आइडियोलॉजी, एक एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप के तौर पे लोगों ने इसको अपनाया, अडॉप्ट किया, किस तरीके से, इसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, इन सारी चीज़ों को हम लोग 1 बाय 1 पढ़ेंगे बच्चों। चलो अब शुरू करते हैं लाइन बाय लाइन। वन ऑफ द ग्रुप्स which looked to change society were the liberals. समाज में एक ऐसा समूह जो परिवर्तन की ओर अग्रसर था, एक ऐसा समूह जो चाहता था कि समाज में परिवर्तन हो, वो थे लिबरल्स। Liberals wanted a nation which tolerated all religions. Liberals, बच्चों लिबरल का मतलब होता है, लिबरल वैसे तो लिबरल से ही लिबर्टी बनता है। लिबर्टी का मतलब होता है छूट, स्वतंत्रता, आज़ादी, इस तरह का कॉन्सेप्ट होता है। लिबरल को हम लोग अगर समझते हैं हिंदी में तो उदार, हम समझते हैं इस शब्द का मतलब उदारवादी, जो उदारवादी होते हैं, मतलब जो कठोर रवैया नहीं अपनाते, किसी के प्रति भी उदार रवैया कि चलो भाई तुम भी ठीक हो, तुम भी ठीक हो और तुम भी ठीक हो, है ना, उदारवादी रवैया। तो ये जो लिबरल्स थे वो वांटेड अ नेशन विच टॉलरेटेड ऑल रिलीजन्स। लिबरल्स एक ऐसे राष्ट्र की कल्पना करते थे या चाहते थे कि एक ऐसा राष्ट्र हो जिसमें सभी धर्म को समाहित किया जाए, सभी धर्म को बर्दाश्त किया जाए, सभी धर्मों के प्रति सहिष्णुता, सहनशीलता का भाव हो। कहने का मतलब कि सभी धर्मों का सम्मान हो। वी शुड रिमेंबर दैट at this time European states usually discriminated in favor of one religion or another. उस समय जो यूरोप था, आज के यूरोप की बात नहीं हो रही है, उस समय जो यूरोप था
उस यूरोप में किसी एक खास धर्म को वरीयता दी जाती थी, वेटेज दिया जाता था अन्य धर्मों की तुलना में। और आप लोग जान ही रहे हैं कि यूरोप में मुख्य रूप से क्रिश्चियनिटी यानी ईसाई धर्म की मान्यता ज़्यादा थी। ईसाई धर्म को वेटेज ज़्यादा मिलता था, अन्य धर्मों को दोयम दर्जे का समझा जाता था। ठीक है, ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है? ब्रिटेन फेवर्ड द चर्च ऑफ इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया एंड स्पेन फेवर्ड द कैथोलिक चर्च। और क्रिश्चियनिटी में भी बच्चों, क्रिश्चियनिटी में भी यानी ईसाई धर्म में भी सॉरी सॉरी थोड़ा सा जुकाम जैसा हो गया है बच्चों। क्रिश्चियनिटी में भी, हम क्रिश्चियनिटी की बात कर रहे थे, उसमें भी दो तरह की विचारधाराएं थीं। एक तो रोमन कैथोलिक और एक प्रोटेस्टेंट। जो रोमन कैथोलिक विचारधारा को मानने वाले थे वो थोड़े से कंजर्वेटिव थे, कंजर्वेटिव पुरातनपंथी, है ना, पुराना परंपरावादी जो परंपराओं में विश्वास करते थे, चर्च की अथॉरिटी को सुप्रीम मानते थे, थोड़ा जिनको बोलते हैं ना थोड़ा ऑर्थोडॉक्स टाइप, कट्टर टाइप। और जो प्रोटेस्टेंट थे, प्रोटेस्टेंट लिबरल थे और वो मॉडर्नाइजेशन को मानते थे, आधुनिक विचारों को समाहित करने के लिए तैयार रहते थे और रिफॉर्मेशन यानी जो सुधार होता है उसको अपनाते थे। आधुनिक विचार, सुधार, नई बातों को धर्म में शामिल करना, थोड़ा सा उदार हृदय, है ना। तो ये थे। तो इस तरह से मतलब यूरोप अगर क्रिश्चियनिटी में बटा हुआ था तो क्रिश्चियनिटी में भी दो तरह की बातें थीं और क्रिश्चियनिटी को ही सुप्रीम समझा जाता था उस समय। लिबरल्स ऑल्सो अपोज्ड द अनकंट्रोल्ड पावर ऑफ डायनेस्टिक रूलर्स। और जो लिबरल थे वो राजवंशों की तानाशाही भी बर्दाश्त नहीं करना चाहते थे कि राजवंश, उसका भी विरोध करते थे कि जो राजवंश थे, राजा जो डायनेस्टिक रूलर, डायनेस्टिक वंशवादी जो शासक थे, राजा सामंत, उनकी जो अनियंत्रित शक्तियां थीं, नियंत्रण से परे राजाओं की जो शक्तियां थीं, उसका भी वो विरोध करते थे लिबरल्स की भाई ये राजा महाराजा हैं, है ना, इनके पास इतनी शक्तियां हैं, इतने अपार प्रशासन की शक्तियां हैं जिन पर किसी का नियंत्रण नहीं है, जो मर्जी सो आदेश दे देते हैं, है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए। दे वॉन्टेड टू सेफगार्ड द राइट्स ऑफ इंडिविजुअल्स अगेंस्ट गवर्नमेंट। और वो चाहते थे कि व्यक्ति के अधिकारों को सुरक्षित किया जाए, खास तौर से सरकारों के विरुद्ध। मतलब कहने का मतलब ये कि कोई भी सरकार हो वो किसी इंडिविजुअल, किसी व्यक्तिगत या व्यक्ति विशेष के अधिकारों का हनन न करे, है ना, उसके अधिकारों को उससे वंचित न कर सके। दे आर्ग्यूड for a representative elected parliamentary government subject to laws interpreted by a well-trained judiciary that was independent of rulers and official। यही बच्चों NCERT के बुक की खासियत है, एक ही सेंटेंस में पूरा एक पैराग्राफ बता देता है। अब देखो इस सेंटेंस में एक सेंटेंस कहने को ये एक सेंटेंस है, लेकिन कम से कम ये इसको समझाने में 60 लाइन लग जाएगी। तो अब टुकड़ों में समझते हैं इसको। दे आर्ग्यूड फॉर अ रिप्रेजेंटेटिव। जो लिबरल जो थे वो आर्ग्यूमेंट देते थे कि एक रिप्रेजेंटेटिव और इलेक्टेड पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट होनी चाहिए, यानी जनता अपने प्रतिनिधि को चुने
और वो प्रतिनिधि सरकार बनाए। पार्लियामेंट जैसी कोई चीज हो, है ना, उस पार्लियामेंट में वो जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि जाएं और आपस में मिलके सरकार बनाएं। ठीक है। फिर सब्जेक्ट टू लॉज, और वो जो सरकार हो वो कानून के अनुसार काम करे, मतलब कुछ कानून हो, ठीक है, सर्वमान्य कानून हो, जिन कानूनों को सब माने और उनके अनुसार क्या बोलते हैं सरकार चले। एंड लॉज इंटरप्रेटेड बाय अ वेल ट्रेन्ड जुडिशरी, और उन कानूनों की व्याख्या करने वाला भी कोई हो। मान लो कि वो कानून बना दिया, पार्लियामेंट ने वो कानून बना दिया, लेकिन उस कानून की व्याख्या कि इस कानून का मतलब क्या है, ये कानून लागू कैसे होगा, है ना, इस कानून में क्या लिखा हुआ है, ये कैसे लागू किया जाएगा, इसका मतलब क्या है, इसकी व्याख्या करने वाला भी एक हो। कौन? जुडिशरी, यानी न्यायपालिका हो। और न्यायपालिका भी क्या हो? दैट वाज इंडिपेंडेंट ऑफ रूलर्स एंड ऑफिशियल्स, यानी एक ऐसी न्यायपालिका जिस पर शासकों का नियंत्रण न हो, यानी जो शासक हैं, अधिकारी हैं, जो शासन करने वाले हैं, उनके नियंत्रण में न्यायपालिका नहीं होनी चाहिए, क्योंकि न्यायपालिका यदि शासकों के नियंत्रण में आ जाएगी तो न्यायपालिका फिर निष्पक्ष नहीं रह पाएगी, क्योंकि राजा या जो भी शासक हो, चाहे प्रधानमंत्री जो भी हो, चाहे जो भी हो, फिर वो अपनी मर्जी से न्यायाधीशों को, जज लोगों को कंट्रोल करेगा कि चलो भैया हमारे पक्ष में फैसला सुनाओ। ठीक है, तो एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी होनी चाहिए। ठीक है, ये कौन चाहते थे? ये सारी बातें कौन चाहते थे? लिबरल्स। अब देखो, ये लिबरल्स के बारे में बता रहा है, ये क्वेश्चन आता है ना, इसमें आपके बच्चों एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि लिबरल्स की क्या आइडियोलॉजी थी। तो तुमको इन्हीं से छोटे छोटे पॉइंट्स बनाने हैं, बहुत बड़े बड़े आंसर नहीं लिखने, छोटे छोटे पॉइंट्स बनाने हैं। हाउएवर दे वर नो डेमोक्रेट्स, हालांकि ये जो लिबरल्स थे ये डेमोक्रेट्स नहीं थे। कहने का मतलब ये लोकतंत्रवादी नहीं थे, लोकतंत्र के समर्थक नहीं थे। दे डिड नॉट बिलीव इन यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, सभी को वोट डालने का अधिकार, बिना किसी भेदभाव के सभी को वोट डालने का अधिकार, इसके समर्थक नहीं थे ये लिबरल्स। नहीं, दैट इज द राइट ऑफ एवरी सिटीजन टू वोट, है ना, हर व्यक्ति को वोट डालने का अधिकार दे दिया जाए, ऐसा वो नहीं चाहते थे लिबरल्स। दे फेल्ट, वो क्या महसूस करते थे इस बारे में? दे फेल्ट मैन ऑफ प्रॉपर्टी मेनली शुड हैव द वोट। और ये लिबरल्स जो है ये महसूस करते थे कि सिर्फ और सिर्फ पुरुषों को ही वोट डालने का अधिकार मिलना चाहिए, वो भी मैन ऑफ प्रॉपर्टी, यानी ऐसे पुरुष जिनके पास संपत्ति है या जो सरकार को टैक्स भरने की क्षमता रखते हो, उन्हीं को वोट डालने का अधिकार होना चाहिए। दे ऑल्सो डिड नॉट वॉन्ट द वोट फॉर वीमेन, और महिलाओं को भी वो नहीं चाहते थे कि महिलाओं को भी वोट डालने का अधिकार मिले। ठीक है, तो लिबरल्स कुछ उदारवादी थे, लेकिन एकदम उदारवादी नहीं थे, वो एकदम वो डेमोक्रेट नहीं थे, वो लोकतंत्र समर्थक नहीं थे। ठीक है, ये तो था बच्चों लिबरल्स के बारे में। ठीक है, अब आते हैं हम लोग रेडिकल्स। थोड़े से गरम मिजाज वाले, गरम, है ना, जो थोड़े आक्रामक होते हैं, गुस्सैल होते हैं, जो चाहते हैं कि तुरंत कोई काम हो, भैया ये काम बोल दिए तुरंत करो, हम इंतजार नहीं करेंगे, जो इंतजार नहीं करना चाहते, है ना। तो ये रेडिकल्स क्या थे, इनके बारे में पढ़ते हैं। इन कॉन्ट्रास्ट, रेडिकल्स वांटेड अ नेशन इन विच गवर्नमेंट वाज बेस्ड ऑन द मेजॉरिटी ऑफ अ कंट्रीज पॉपुलेशन। और लिबरल्स के विरुद्ध, लिबरल जो कि टॉलरेटेड टुवर्ड्स ऑल कम्युनिटीज रिलीजन, मतलब कि भाई हर धर्म का सम्मान हो, सबको सहनशीलता से बर्दाश्त किया जाए, है ना, सबका सम्मान हो। लेकिन ये जो रेडिकल्स थे वो एक ऐसा राष्ट्र चाहते थे जिसमें सरकार मेजॉरिटी की हो, यानी बहुसंख्यक, यानी जो कम्युनिटी ज़्यादा संख्या में है उन्हीं की सरकार होनी चाहिए, मेजॉरिटी की सरकार होनी चाहिए। मैनी सपोर्टेड वीमेंस
सफ्रेगेट मूवमेंट्स, इनमें जो रेडिकल्स थे इनमें बहुत से ऐसे थे जिन्होंने महिलाओं ने जो आंदोलन कर रखा था। ये सफ्रेगेट का मतलब होता है वोट डालने का जो अधिकार होता है। ये देखो सफ्रेगेट मूवमेंट, ये देखो दिखा हुआ है ना, सफ्रेगेट मूवमेंट है मूवमेंट टू गिव वीमेन द राइट टू वोट, है ना। जो महिलाएं उस समय यूरोप के विभिन्न भागों में, खासतौर से फ्रांस वगैरह में भी जो महिलाएं अब आंदोलन कर रही थीं कि उन्हें भी वोट डालने का अधिकार मिले, तो ये जो रेडिकल्स थे उनमें से बहुत से रेडिकल्स ने महिलाओं के इस अधिकार का समर्थन किया था कि हाँ भाई महिलाओं को भी वोट डालने का अधिकार मिलना चाहिए। अनलाइक लिबरल्स दे अपोज द प्रिविलेज ऑफ ग्रेट लैंड ऑनर्स एंड वेल्दी फैक्ट्री ऑनर्स। जहाँ एक और लिबरल्स जो थे वो प्राइवेट प्रॉपर्टी के पक्ष में थे कि भाई जो जमींदारों के पास ज़मीनें हैं वो उनकी ही होनी चाहिए, ठीक है। फैक्ट्री मालिक हैं, जो फैक्ट्री मालिक हैं भाई वो फैक्ट्री मालिक हैं तो हैं, ठीक है, वो अपना पूरा उपयोग करें, अपने मालिकाना हक का उपयोग करें। लेकिन जो ये रेडिकल्स थे ये दे अपोज्ड, है ना, द प्रिविलेजेस ऑफ ग्रेट लैंड, यानी जमींदारों को जो सुविधाएं मिली थीं राजाओं के या शासकों के तरफ से, ये रेडिकल्स उसका विरोध करते थे। फैक्ट्री मालिकों का ये विरोध करते थे कि ये जो फैक्ट्री मालिकों को सरकार ने सुविधाएं दी हैं, इनके पक्ष में जो कानून बनाए हैं, हम इसका विरोध करते हैं। दे वर नॉट अगेंस्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी बट डिसलाइक कंसंट्रेशन ऑफ प्रॉपर्टी इन द हैंड्स ऑफ यू। वो ये नहीं कहते थे, रेडिकल्स ये नहीं कहते थे कि प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, प्राइवेट प्रॉपर्टी होनी चाहिए, यानी लोगों की अपनी निजी संपत्ति होनी चाहिए। लेकिन उनका कहना था कि कुछ ताकतवर अमीर लोगों के हाथ में सारी संपत्ति नहीं होनी चाहिए। भाई ठीक है, 1 एकड़ 2 एकड़ 4 एकड़ जमीन है भाई सबके पास, तो चलो ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि एक आदमी के पास 1,000 एकड़ ज़मीन हो, 400-500 एकड़ ज़मीन एक ही आदमी के पास हो। इसका मतलब ये कि वो आदमी दूसरे जो गरीब हैं उनका हक मार रहा है। रेडिकल्स का कहना था कि निजी संपत्ति होनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है कि कुछ लोग मिल करके सभी संपत्ति पर कब्जा कर लें, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, देखते हैं बच्चों, आज ये पूरा समझा ही देते हैं, है ना। अब आते हैं बच्चों कंजर्वेटिव्स। अभी हमने समझा किसको, लिबरल्स को समझा, रेडिकल्स को समझा, अब हम समझते हैं कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव बच्चों थोड़े पुरातन पंथी होते हैं, थोड़े परंपरावादी होते हैं, परंपराओं में विश्वास करने वाले। कंजर्वेटिव्स वर अपोज टू रेडिकल्स एंड लिबरल्स। कंजर्वेटिव जो थे वो रेडिकल्स और लिबरल्स दोनों का विरोध करते थे। ठीक है, तो ये क्या थे? आफ्टर द फ्रेंच रिवॉल्यूशन हाउएवर इवन कंजर्वेटिव्स हैड ओपन्ड देयर माइंड्स टू द नीड फॉर चेंज। फ्रांस की क्रांति के बाद हालांकि जो कंजर्वेटिव्स थे उन्होंने भी थोड़ा सा ये महसूस किया कि भाई परिवर्तन तो जरूरी है, परिवर्तन आवश्यक है ना, क्योंकि देखे कि ये भाई जनता तो पूरी खिलाफ हो गई है। जमींदारी प्रथा, सामंतवाद, राजा रजवाड़ा, मोनैर्की, राजतंत्र इसके खिलाफ हो गई है, चर्च की सत्ता के खिलाफ हो गई है। तो भाई चलो हम लोग पूरी तरह समाप्त ना हो, इससे अच्छा है कि अपने आप में थोड़ा परिवर्तन लाएं। तो इन लोगों ने भी सोचा कि भाई थोड़ा सा परिवर्तन होना चाहिए। अर्लियर इन द 18th century कंजर्वेटिव्स हैड बीन जनरली अपोज टू द आइडिया ऑफ चेंज। हालांकि 18वीं शताब्दी में शुरुआत में कंजर्वेटिव्स जो थे, ये जो परंपरावादी थे, दक्षिणपंथी भी कहा जाता है इन लोगों को, है ना, ये सामान्य तौर पर किसी भी परिवर्तन का ये विरोध करते थे कि समाज में किसी भी तरह का परिवर्तन नहीं होना चाहिए, जो जैसा है चल रहा है वो व्यवस्था ही ठीक है। बाय द 19th century they accepted that some change was inevitable but believed that the past had to be respected and change had to be brought about through a slow process। 19वीं शताब्दी में
इन्होंने कुछ परिवर्तनों को स्वीकार किया, इन कंजर्वेटिव्स ने, है ना, और कहा कि ये कुछ इनएविटेबल हैं, यानी बहुत आवश्यक हैं, मतलब इनको रोका नहीं जा सकता, इन परिवर्तनों को रोका नहीं जा सकता। भाई ये परिवर्तन अगर आ रहा है तो ठीक है, आए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इनका विश्वास था कि भले ही हम समाज के परिवर्तन को स्वीकार करें, समाज में नया बदलाव करें, लेकिन जो हमारा पास्ट है, जो हमारी पुरानी परंपराएं हैं या पुरानी जो बातें हैं, हमें उनका भी सम्मान करना चाहिए, अपनी परंपराओं का भी सम्मान करना चाहिए। और जो परिवर्तन आ रहा है या आए, वो स्लो प्रोसेस से आए, धीरे धीरे आए, ताकि लोग उसको आसानी से स्वीकार कर सकें। धीरे धीरे परिवर्तन होना चाहिए, ऐसा कंजर्वेटिव्स का मानना था बच्चों। ठीक है। सच डिफरिंग आइडियाज अबाउट सोशिएटल चेंज clashed during the social and political turmoil that followed the French Revolution। और फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद, फ्रांस की क्रांति के बाद जो ये अलग अलग विचार थे सामाजिक परिवर्तन को लेकर, समाज में नए परिवर्तनों को लेकर, ये जो अलग अलग तरह की जो विचारधाराएं थी, जो हमने अभी पढ़ी कि किस तरह से लिबरल्स समाज के प्रति क्या सोचते थे, रेडिकल्स क्या सोचते थे, कंजर्वेटिव्स क्या सोचते थे, इसके कारण अक्सर जो है फ्रांस की क्रांति के बाद क्लैश्ड जैसी स्थिति हो जाती थी, टकराव हो जाता था आपस में विचारों का। The various attempts at revolution and national transformation in the 19th century helped define both the limits and potential of these political tendencies। और जो ये अटेम्प्ट्स हुए रिवॉल्यूशन में, क्रांति में या राष्ट्रीय परिवर्तन में 19वीं शताब्दी में, इसने राजनीतिक जो इच्छाएं हैं लोगों की, उनकी सीमाओं और उनकी ताकतों का भी हमें एहसास करा दिया कि किस विचारधारा की कितनी ताकत है और किस विचारधारा की कितनी सीमाएं हैं, उसकी लिमिट्स क्या है, उनके पोटेंशियल क्या है समाज को परिवर्तित करने में। मतलब एनसीईआरटी की लाइन है ना बच्चों, तो ये इजी वे में नहीं, एनसीईआरटी की चीज़ को ना कोई इजी वे में नहीं समझ सकता, उसको इजी वे में करना पड़ता है। ये जो सेंटेंस है एक बहुत कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, लेकिन अगर आप इसका मीनिंग निकालेंगे तो इसका मीनिंग ये है बच्चों कि ये जो विचारधाराएं थीं उस समय समाज में, रेडिकल्स, लिबरल्स, कंजर्वेटिव, ठीक है, इन सभी विचारधाराओं ने जोर लगाया, क्या, किस चीज में जोर लगाया कि समाज जो है हमारी बात को मान ले, समाज हमारी बात को मान ले, हमारी बात को मान ले। ठीक है। तो इसकी वजह से क्या हुआ, क्रांति हुई, नेशनल ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, यानी राष्ट्रों का निर्माण हुआ, राष्ट्रीयता की नई नई परिभाषाएं आई। ठीक है। तो इससे क्या हुआ, जो इन विचारधाराओं में कितनी ताकत है समाज को बदलने में, इसका भी पता चला, और इन विचारधाराओं की कितनी सीमाएं हैं, यानी क्या कमियां हैं इनमें, इसका भी पता चला। ठीक है बच्चों, आज का वीडियो बस इतना ही। ठीक है। और कल फिर हम लोग हेडिंग नंबर 1.2 इंडस्ट्रियल सोसाइटी एंड सोशल चेंज, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों ये वाला, इसको कल हम लोग पढ़ेंगे और समझेंगे बच्चों, है ना। तो आज के लिए बस इतना ही। मेरा वीडियो देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। गुड नाइट।